तो हम लोगों ने पार्ट 2 तक न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। वो एक्चुअल में बहुत सफिशिएंट है और अब जो हम लोग कर रहे हैं वो अब मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद अब सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी मैं कराऊंगी, ज़्यादा अभी मैं इसमें नहीं लूँगी क्योंकि आधे से ज़्यादा मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। मुश्किल से 8 या 10 न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग करेंगे, वो भी अच्छे वाले करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट क्योंकि हम लोग बाकी फिनिश कर चुके हैं उस पार्ट में, फिर मुझे तुम लोगों को एवरेज एटॉमिक मास वाला कंसेप्ट सिखाना है और फिर उसके हिसाब से फिर काम आगे बढ़ाना है करके। ठीक है, न्यूमेरिकल तो हम लोग कर नहीं सकते हैं। ओके ठीक है, तो देखो जरा अभी कंसेप्ट किस तरीके से है आपके पास। अभी थोड़े से सवाल का हम लोग लेवल थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कैलकुलेट, इस बार तुम्हें मैंने करने को कहा है पहला कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर आपके पास पानी का 1 मॉलिक्यूल है तो उस 1 मॉलिक्यूल में कितना वॉल्यूम होगा ये तुम्हें ढूंढना है। और उसके बाद चलो ठीक है, ये वाला पार्ट ना मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट ज़रा तुम ढूंढना ठीक है, इसमें देखते हैं कैसे कर पाओगे। और द रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अज्यूमिंग टू बी स्पेरिकल। द रेडियस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अज्यूमिंग टू बी स्पेरिकल, यानी कि ऑब्वियस है कि हम लोगों को पता है कि हमने अज्यूम किया है इस चीज़ को कि आपका जो पानी है वो स्पेरिकल शेप का है। अच्छा, गिवन पार्ट इसमें यह है कि जो पानी की डेंसिटी है वो है 1 ग्राम पर ml करके। ठीक है, तो बढ़ते हैं अभी इसमें। और ऐसे केस में अब देखो, इसमें तुम्हें 2 जगह काम करना है, यानी कि तुम्हें यहाँ पे ये फाइंड करना है एक्चुअल वॉल्यूम और इसमें भी तुम्हें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। दोनों केस में आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेशंस नहीं करूँगी, सिर्फ समझा दूंगी किस तरीके से करना है और आंसर तुम्हें दे दूंगी। फिर तुम देख लेना कि तुम्हारा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है करके। ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा करके मतलब ही क्या है। तो अगर आपके पास 1 मॉलिक्यूल वाटर रहेगा तो तुम्हें ये बताना है कि उसकी वॉल्यूम कितना निकल कर आएगा। डन। तो अब देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे करना चाहिए इसको, 1 मिनट। देखो, डेंसिटी क्या होती है हम लोगों का, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब डेंसिटी के साथ थोड़ा फेमिलियर हो जाओ क्योंकि जब हम लोग कंसंट्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, मोलैरिटी, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम और पानी की डेंसिटी तुम्हें दी हुई है 1। ठीक है, और मास बाय वॉल्यूम। अभी आपके पास 1 मॉलिक्यूल दिया हुआ है किस चीज़ का, H2O का। तो पहले तो अपन एक काम करते हैं कि आपके पास H2O के मोल्स कितने हैं, पहले ये ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो पहले H2O के मोल्स निकालने हम लोग पहुँचे। तो मोल्स होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा Na। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है 1 और Na की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए 1/Na। ठीक है, कोई इशू। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या, मुझको तो यहाँ डेंसिटी वाले फॉर्मूले में कुछ मास वगैरह दिख रहा है क्योंकि देखो वॉल्यूम तो मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो ऑब्वियसली उसके होने की एक्सपेक्टेशन तो मैं कर नहीं सकती। तो मोल्स होता है मास बाय मोलर मास, पानी का मोलर मास होगा 18। तो इस तरीके से तुम्हारे पास मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकल के आ गया 18/Na। यानी कि क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट में आपको 1 मॉलिक्यूल दिया था H2O का, उस 1 मॉलिक्यूल H2O का मैंने क्या निकाल लिया, मास। तो मॉलिक्यूल से पहले मोल्स निकाले, मोल से मैंने मास निकाला, और तो कुछ निकाल नहीं सकते ना। अच्छा, अब डेंसिटी का उपयोग किया तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो देयरफॉर वॉल्यूम विल बी मास बाय डेंसिटी, यानी कि मास बाय 1। तो मास आया है 18/Na/1। तो बस यहाँ से हम लोगों का वॉल्यूम भी निकल के आ गया 18/Na। डेंसिटी में यूनिट क्या लिख रही है, मिलीलीटर। तो ऑब्वियसली कि ये वाला आंसर जो निकला है ये ml में निकला है। अब तुम चाहो तो कैलकुलेशन कर लेना, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त गधे समान 18 को 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड मत करना। बी स्मार्ट। हमें पता है कि ये चीज़ आपके AMU का रेसिप्रोकल होती है, तो ऐसा लिख देना 1.66 इंटू 10⁻24 कितना ग्राम। ठीक है, सॉरी नॉट, मैंने AMU की वैल्यू डाल दी कितना, यानी कि ये चीज़ ml करके। ठीक है, डन।
तो यहाँ से तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा करके कि कितना वॉल्यूम आपके एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ने ऑक्यूपाई किया है। एक्चुअल वॉल्यूम मतलब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम वाले फॉर्मूले से आपको वो चीज़ निकालनी थी। अच्छा, बी पार्ट भी चलो कर ही लेते हैं। मानकर चलो कि आपका ड्रॉपलेट स्पेरिकल है, तो ठीक है, ये ड्रॉपलेट स्पेरिकल है। स्पेरिकल ड्रॉपलेट के अंदर भरा हुआ है पानी, पानी का वॉल्यूम निकालना है। तो स्पीयर का फॉर्मूला तो हम लोग जानते ही है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। तो एक्चुअल में, अच्छा रुको रुको, इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है, इसमें रेडियस कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम ये ऊपर वाली स्टेप का हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऊपर वाली स्टेप का, क्योंकि वॉल्यूम चेंज तो होने वाला है नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा था ये पार्ट तुम सॉल्व कर लेना। तो क्योंकि वो स्पेरिकल शेप का है और वॉल्यूम ऑफ स्पीयर होता है तुम लोगों का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। जो ऊपर वाली स्टेप से वॉल्यूम आएगा कितना आएगा, 18/Na, उसको जब तुम सॉल्व करोगे और बराबर क्यूब रूट वगैरह ले लोगे तो वहाँ से जो आंसर निकल के आएगा वो रहेगा तुम लोगों का रेडियस। मैं इसका आंसर प्रोवाइड कर देती हूँ कि यहाँ से आंसर की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास रेडियस 1.925 10⁻⁻8 सेंटीमीटर करके, ठीक है। देख लेना ये आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो अपन लोग फिर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में मूव करते हैं अभी। अच्छा, अब देखो जरा क्या बोला गया है यहाँ से। आपको बोला गया है कि आपके पास एक NaCl है, इस NaCl की परचेसिंग कॉस्ट आपको दी हुई है ₹12/kg, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैथ्स आ गया है। और साथ ही साथ में शुगर का फॉर्मूला क्या होता है याद रखना आज के बाद, C12H22O11, मॉलिक्यूलर मास होता है 342, ठीक है। अब इसकी परचेसिंग कॉस्ट आपको दी हुई है ₹36/kg। तो ऐसे केस में तुम्हें ये बताना है कि अगर मुझे इसको पर मोल खरीदूंगी मैं, वैसे पर मोल तो कोई नहीं खरीदेगा, लेकिन अगर हम लोग इसको पर मोल खरीदें तो पर मोल इसकी कॉस्ट कितनी होगी, यानी कि 1 मोल अगर मेरे को शक्कर खरीदनी हो तो मेरे को ये कितना निकल कर आएगा, बराबर। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने, मैं NaCl का करके दिखा देती हूँ, शुगर वाला तुम कर लेना, ठीक है। तो ऐसे केस में अब देखो, आपने NaCl लेट से जो खरीदी वो खरीदी 1 किलो, ठीक है। तो अगर तुम 1 किलो NaCl खरीदे हो तो तुम्हारे पास वेट दिया है 1 किलो, यानी कि वेट दिया है आपके पास 1000 ग्राम, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ये पूछूंगी कि बताओ इसका मोलर मास कितना है, इमेजिन, ठीक है, मैं पूछूंगी मोलर मास कितना है। तो NaCl का तुम्हें अगर मोलर मास निकालने को कहा जाए तो इसका आता है 58.5 करके। तो अब तुम ये पता लगा सकते हो कि आपके उस 1 किलो के नमक में कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो मोल्स इन 1 kg ऑफ NaCl, ठीक है, 1 kg NaCl में कितने मोल्स हैं, तो कैसे आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय 58.5, इतने मोल्स हैं। अब ये इतने मोल्स को, ये 1 किलो में है, ये 1 किलो में इतने मोल्स हैं, ठीक है। ये इतने मोल्स किस में है, 1 किलो में। तो आप ये कह सकते हो कि 1 kg इज इक्विवेलेंट टू 1000/58.5 मोल्स। चाहे मैं 1 किलो NaCl बोलूँ या फिर ऐसा शब्द यूज़ करूँ कि 1000/58.5 मोल्स ऑफ NaCl, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना, ठीक है। तो अब बताओ, इस 1 किलो को हम लोग खरीदने के लिए कितना पैसा देते हैं, 12 रुपये। तो इसको भी खरीदने के लिए हम 12 ही रुपये देंगे, क्योंकि बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। तो 1000/58.5 को खरीदने के लिए हमने दिए हैं कितने, 12 रुपये, ₹12, ठीक है। तो ऐसे में अगर तुम्हें कल को 1 ही मोल खरीदना रहा तो 1 मोल के लिए कितने दोगे, ₹x। तो यहाँ से ₹x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 12 × 58.5 डिवाइड बाय 1000, ये आ जाएगी x की वैल्यू। और x बल्कि कुछ और नहीं, क्या है, 1 मोल पर, वैसे पर केजी होता है तो पर मोल वाली कीमत, ठीक है। बस खत्म हमारा सवाल। तो देखो, सवालों में ना कुछ भी पूछता है अंट शंट, आपको उसमें क्या करना है, ढंग से दिमाग लगाते चलना है करके कि अच्छा 1 किलो मतलब ये मोलर मास दिया है तो क्या निकाल सकते हैं, मोल्स तो निकाल सकते हैं। मोल्स को निकाल के हम अटक गई हमारी गाड़ी। फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा 1 किलो का ही तो मतलब इतने मोल्स हो रहा है, तो 1 किलो मतलब इतने का आता है तो इतने मोल्स भी इतने का ही आ रहा होगा, राइट। ये ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। अभी
शक्कर वाला तुम निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, अब आगे इसके बाद यूज़ करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट, ये वाला सवाल देखो। जैसे तुम्हें दे दिया जाए, आपको मैंने कहा कि ये तुम्हारे पास एक स्पेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर है, इसके जैसा ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। इसका रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है 1 mm, ठीक है। तो तुरंत इस चीज़ को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में, तो ये आ गया 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे आपको डेंसिटी दी हुई है, जैसे ऊपर मैंने दिया था 1 ग्राम पर ml। अब समझ जाओ मैंने यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहाँ पे भी तो CGS यूनिट से हम यूज़ कर रहे हैं ना। तो तुम्हें यहाँ बताना है कि ये डेंसिटी, यहाँ डायमीटर नहीं है, ये डेंसिटी। तुम्हें बताना है कि इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो जो पार्ट 2 वाला वीडियो था, उस पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था करके कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पेरिकल ड्रॉप में हम कैसे निकालते हैं। तो वहाँ पे वाले सवाल में और इस वाले सवाल में डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे मैंने तुमको वेट दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेट नहीं दिया है, तो वेट से निकाल पाना तो बहुत ही आसान काम था। अब यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगी करके देखो। सबसे पहले हम लोग वेट निकालेंगे। तो वेट हम कैसे निकालते हैं, मैं इसे समझा रही हूँ, आंसर तुम्हें ही निकालना है। डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी दी हुई है 1। काश अगर मास दे देता तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते। एक बार पार्ट 2 के वीडियो में मैंने सेम यही इलस्ट्रेशन कराया, वहाँ पे मास दिया हुआ था करके, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम नहीं दिया है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज़ नथिंग बट 4/3 πr³, ठीक है। तो यहाँ से मास निकल कर आ जाएगा जब तुम सारी वैल्यूज़ पुट करोगे इन टर्म्स ऑफ ग्राम। जब तुम्हारे पास मास निकल के आ गया, तो अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मोल्स होना ज़रूरी है। तो मोल्स कैसे निकालोगे, जो भी मास यहाँ ऊपर से निकल के आया है इसको डिवाइड कर दोगे मोलर मास, यानी कि तुम्हारा कितना होता है वो 18 से, तो मोल्स आ जाएगा। फिर मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन में कितना Na, ठीक है। तो ये जो भी आपके पास मोल्स आएंगे, कितने आएंगे मोल्स, मास अपॉन 18 इंटू में Na। तो यहाँ से आ गया आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, बस तुम्हें कंसेप्ट याद रखना है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। कई जगह तुम्हें पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml नहीं दी होगी, वहाँ पे आपको उसको याद करना है करके, ठीक है। समझ रहे हो, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी करके, कुछ फैक्ट्स। तो इस चीज़ का आंसर निकाल लेना कि ये कितना आता है करके। अच्छा, मैंने ऊपर वाले का आंसर तुम्हें दिया नहीं, ठीक है। तुम अगर कैलकुलेशंस करोगे तो NaCl वाला जो पार्ट है ये तुम्हें मिलेगा ₹70 अप्रॉक्सीमेटली, और ये वाला तुम्हें मिलेगा ₹12 के आसपास पर मोल। शक्कर महंगी मिल रही है मतलब, ठीक है। अच्छा, अब आगे ये वाले ये की बात, तो इस वाले का आंसर यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास फाइनली जो निकल कर आएंगे वो रहेगा 1.40 इंटू 10⁻20, ठीक है। ये देख लेना ये आंसर मैच हो रहा है क्या, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन में आते हैं। फिर अभी तुम्हें बोला गया है कि एक आपके पास कॉपर है, ठीक है। ये लेट से कॉपर का बार है, इस कॉपर के बार के ऊपर मुझे पेंटिंग करनी है, ठीक है। जो भी तुम प्रोसेस कहो वो हम लोग इस पर प्रोसेस करने वाले हैं। मैं क्वेश्चन पूरे स्टेटमेंट में डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, या लिख नहीं रही हूँ। तो ये कॉपर के ऊपर हम डिपॉजिट करेंगे एक कलर की लेयर, एक कलर लगाएंगे। लेकिन जो कलर तुम यहाँ पे लगाओगे इसकी खास बात ये होगी कि कलर की जो थिकनेस है, मतलब यहाँ पे जो ये रेड कलर से जो आप कोटिंग करोगे, ठीक है, ये कोटिंग आपकी 0.005 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए करके, ओके। और इस पूरे की पूरी प्लेट का तुम्हें एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर। तो जैसे दिख रहा है ये वाली क्वांटिटी सेंटीमीटर में है, इसको मैं फटाक से मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेती हूँ। तो ये 4 है, वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। अब मुझे कुछ आए ना आए या क्वेश्चन का आगे डाटा दिया हो या ना दिया हो, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वॉल्यूम इज़ नथिंग बट एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो एरिया है 0.5 इंटू 10⁻⁴ और हाइट है 0.005।
तो जब तुम इसका वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ से वॉल्यूम जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद तुम निकालो, वॉल्यूम आ जाएगा 5 5 25, 4 हाँ सीधा 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम निकाल लिया। तो समझ गए कि कल को एरिया और अगर थिकनेस दी जाए तो उस एरिया और थिकनेस से क्या करना है, वहाँ से आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, अब सवाल में फाइंड क्या करने को बोला गया था, तुम्हें ये बताना है कि बताओ इस पेंटिंग के दौरान कितने नंबर ऑफ कॉपर एटम हमने डिपॉजिट किए। तो नंबर ऑफ कॉपर एटम निकालने के लिए आपको मोल्स पता होना पड़ेगा, राइट। मोल्स के लिए आपको मास पता होना पड़ेगा। मास यहाँ पे दिया नहीं है तो ऐसे केस में, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम दिया है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो अब यहाँ पे जो ये वॉल्यूम है, इससे मैं अकेले वॉल्यूम से तो मास निकाल नहीं सकती, डेंसिटी का डाटा गिवन होना चाहिए था। तो यहाँ पे तुम्हें डेंसिटी दी हुई है 7.2 ग्राम पर ml। ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी आपको 7.2 ग्राम पर ml दी है, तो देयरफॉर डेंसिटी यानी कि 7.2, मास और वॉल्यूम कितना आ गया 25। तो अगर मैं यहाँ से मास कैलकुलेट करूँ तो मास कम्स आउट टू बी 180 ग्राम। 180 ग्राम किसका, कॉपर। अभी कॉपर तो अभी कॉपर के पास 180 डिवाइडेड बाय 63। ठीक है। तो कितने मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे अगर नंबर ऑफ एटम्स निकालने, कॉपर एक एटम है तो जब एटम है 180 मतलब मोल्स को डिवाइड करोगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम। ठीक है, बस खत्म। फिर हम लोगों का तो इस तरीके से नंबर ऑफ एटम्स वगैरह सब कर लोगे। तो ऐसे अब देखो बहुत सारे इलस्ट्रेशन हमारे हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से इतना काफी है। फिर आप जैसे जैसे सवाल आते हैं उससे सवाल आते हैं उसी को अप्लाई करना। नेक्स्ट वाला टॉपिक देखो अब हम सीखेंगे जो एक्चुअल में रहेगा एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास के लिए आइसोटोप्स क्या होते हैं, क्या उस चीज को एक बार रिवाइज कर लेना। अगर उसके बारे में कोई नोट्स वगैरह है तो उस चीज को रिवाइज करके रेडी रखो। हम लोग नेक्स्ट पार्ट वही सीखने वाले हैं। और उसके अलावा फिर एवरेज एटॉमिक मास के अलावा फिर मैं तुम्हें कुछ परसेंटेज कंपोजिशन वाला पार्ट बताऊंगी कि मतलब पहले तो आइसोटोप्स एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और उसी में फिर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन वाली चीज़ भी फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन सीखेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो ये बात याद रखना, काम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा मतलब एक दिन में हो सकता है तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने रहे, बहुत छोटे छोटे भी हैं। ठीक है। बस कैलकुलेशन करते वक्त अपने साथ में कैलसी लेकर बैठना, क्योंकि टाइम मत वेस्ट करना फालतू के कैलकुलेशंस करने में। ठीक है। पहले कंसेप्ट पे अपना हाथ बैठाओ कि कंसेप्ट आता है कि नहीं आता है। लेट से कैलकुलेशन करना तुमने बहुत अच्छे से सीख लिया बट कंसेप्ट ही नहीं आता है तो मतलब नहीं है ना कैलकुलेशन सीख कर। तो पहले कंसेप्ट पे हाथ बैठाओ, उसके बाद जब कंसेप्ट पे हाथ बैठ जाए तो फिर बैठ के करते रहना कैलकुलेशंस बाद में भी। ओके ठीक है। तो फिर आज अपने यहीं पे इस चीज़ को ओवर करते हैं।